राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सास और उसकी 4 बहुओं की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शीतल थोड़ी परेशान सी अपनी देवरानी नेहा से कह रही थी, क्या नेहा, मैंने कल ही तो देवर जी को फ़ोन कर दिया था कि आकर के माँ जी को ले जाएं। पूरा दिन निकल गया, लेने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने महेश को सुबह ही 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने भेज दिया था। अरे दीदी, वो कहने लगी, नेहा गुस्सा क्यों करती हो? वह तो माँ जी को लेने आ ही रहे थे, लेकिन अचानक से बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उधर जाना पड़ा। आज नहीं तो कल माँ जी को ले आएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग ख़त्म हो गई। शीतल बोली, देवर जी को कहो आकर के माँ जी को लेकर जाएं। और कौन सा हम अलग शहर में रहते हैं, दोनों का एक ही शहर है, आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज़्यादा रखूँगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी को मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही बुलाऊँगी, ठीक है? तब नेहा बोली, दीदी मैं इनसे बात करके बताती हूँ, अगर टाइम होगा तो वो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? शीतल बोली, देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने के लिए आएँ, इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। नेहा, जब हम चारों भाइयों ने मिल बैठकर तय किया था कि एक महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं क्यों उन्हें एक दिन अपने पास ज़्यादा रखूं? इतना कहकर शीतल ने फ़ोन काट दिया और अपनी दोनों बड़ी जेठानियों को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती है, देख रही हो ना दीदी, पूरा 1 महीना हो गया है, और वैसे भी यह महीना तो 3 दिनों ज़्यादा का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे ही ज़्यादा रख लिया है। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए हैं। शाम के 7 बज गए, ऐसे भी कहीं होता है? फ़ोन पर दोनों जेठानियाँ इसलिए चुप थीं क्योंकि इस महीने उन दोनों का नंबर तो है। और शीतल, तू अपना देख ले क्या करना है, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे नंबर की जेठानी भी कहती है, हाँ शीतल, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ। दोनों जेठानियाँ फ़ोन रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी हुई बिमला जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती हैं। कैसे आज उनके 4 बेटों और बहुओं ने उन्हें एक महीने के लिए बांट लिया है। एक दिन भी अगर किसी बहू के इधर ज़्यादा रह लूँ तो उन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी शीतल अपने कमरे से निकलती है और बिमला जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर शीतल चिल्लाते हुए कहती है, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो माँ जी? लगता है छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो, शर्म नहीं आती अपनी बहू की चोरी छुपे बातें सुनते हुए? तब बिमला जी कहते हैं, नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फ़ोन पर बात कर रही थी तो इधर ज़मीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी। ऐसी क्या आफत आन पड़ी? शीतल चिल्लाकर बोली, जो तुम अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? जब मैं फ़ोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ किस काम के लिए आई थी? तो जो शीतल की सास कहने लगी, बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटे वाला बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया है। पता नहीं बहू वह आज आएगा भी या नहीं, कुछ तो खाने को दे दो, सुबह नाश्ता ही किया था, बहुत तेज भूख लगी है, पूरा दिन निकल गया। तब शीतल कहने लगी, तो क्या हुआ माँ जी, पूरा दिन निकल गया, एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा? और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने खाना नहीं खाया, भली चंगी हट्टी खट्टी तो लग रही हो। यह तो तुम्हारे पोते के स्कूल टिफिन से आधा पराठा बच गया था, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं अलग से कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी नेहा से फ़ोन पर बात हुई है, घंटे भर में देवर जी लेने ही आते होंगे, अब उसी के घर जाकर खाना खाना। बिमला जी टिफ़िन के बचे आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती हैं।
उधर शीतल अपना और बच्चों के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन बिमला जी के लिए खाना नहीं बनाती। छोटे बेटे को आते आते रात के 8 बज गए, तो शीतल ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भर कर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, बिमला जी को भेजकर शीतल ने एक लंबी सांस ली और बोली, चलो अच्छा हुआ बुढ़िया गई, अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने घर में रहूँगी। बड़ी आशा के साथ बिमला जी अपने दूसरे नंबर की बहू नेहा के घर गईं। उधर नेहा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को बिमला जी जब अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंची, तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए 1 कप चाय बनाकर बिमला जी को पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 6 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी, मैं सोनू को सुलाने जा रही हूँ। अगर इसको सुनाऊंगी नहीं तो वह सुबह स्कूल जल्दी नहीं उठेगा, इसे सुबह स्कूल भी जाना है। तभी बिमला जी बोली, अरे बेटा, अभी तो इतने दिनों बाद मैं अपने पोते के पास आई हूँ, थोड़ी देर साथ में खेलने दो, फिर सुला लेना। तब नेहा बोली, माँ जी, अभी पूरे महीने तो मेरे पास ही रुकने वाली हो, तो मिल लेना अपने पोते से, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी 1 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली हो। बिमला जी को भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। तब बहू से कहा बिमला जी ने, बहू, मुझे कुछ खाने को देती जाओ, फिर चली जाना, बहुत तेज़ भूख लगी है। तब नेहा बोली, क्यों माँ जी, आप शीतल दीदी के इधर खाकर नहीं आई? मैं तो सोच रही थी आप उधर ही खाना खाकर आएंगी, इसलिए मैंने आपका खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बार फ़ोन करवा देती, हम लोगों ने तो खाना बनाकर खा लिया और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। अपनी बहू नेहा की बात सुनकर बिमला जी हैरान रह गई और आज उन्हें अपने 2 वक्त के खाने के लिए अपने बेटे बहू के पास रहने पर भी 4-4 बार खाने को मांगना पड़ रहा था, फिर भी खाने को नहीं मिल रहा था। बिमला जी का बेटे बहू के पास रहने का अनुभव बहुत ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई, बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई और खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रीज खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी सी चावल की खीर रखी हुई थी। बिमला जी खीर को खा लेती हैं और हॉल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे कौन से कमरे में सोना है? तो बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर कमरे में ले जाता है। एक 10 बाई 10 का कमरा बना हुआ था, जिसमें पहले से इतना सामान अटा पड़ा था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और बेटा कहने लगा, माँ, इसी कमरे में तुम्हें सोना है, आज से यह कमरा तुम्हारा। कमरे की हालत देखकर बिमला जी कहती हैं, इस कमरे में बेटा मैं कहाँ सोऊंगी, इसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, कहाँ अपना बिस्तर लगाऊंगी। तब बेटा कहता, अरे माँ, इसी में सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, इसलिए तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती हो, यह भी मैं करूं? एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटा कहने लगा, लो, हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना, और यह दरी रखी है, इसको बिछा लेना। बिमला जी बोली, बेटा, ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इस कमरे में? नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें पंखा भी लगा हुआ है, चलो बेटा, मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। बिमला जी की बात नीचे खड़ी हुई उसकी बहू नेहा भी सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, यह कमरा तो मैंने आने जाने वाले लोगों के लिए, मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकाऊंगी? और फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए आई हो, ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो, मैं और कहीं आपको कोई जगह नहीं दे सकती। और रही बात पंखे की, तो कल एक टेबल फैन पड़ा है, उसको ठीक कराकर तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी। यह कहकर बेटे बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में सो गए, लेकिन बिमला जी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह अपनी दरी को उठाकर छत पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से तो राहत थी, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर हाल बेहाल कर दिया था।
सुबह 5 बजे बिमला जी नीचे आ गईं। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप बैठी रहीं। उसके बाद वह अपने बेटे को आवाज़ देने लगी, बेटा बेटा। बहू आंखें मलते तरेरते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह क्या तरीका है माँ, सुबह सुबह की नींद खराब कर दी आपने। पहले तो सीढ़ियों से दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज़ कर दी, तभी हमारी आँख खुल गई थी, और जैसे तैसे दोबारा सोने की कोशिश की तो आवाज़ देकर हमें जगा दिया। आज जगा दिया, कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बिमला जी बोली, बेटा गांव में तो मैं हमेशा 5 बजे ही जाग जाती हूँ, और वही आदत मुझे अभी भी है। मैं गांव में बेटा बहू कहने लगे, आप गांव में जागती होंगी, यह मेरा घर है। बहू भी जो चिल्लाते हुए कहने लगी, तो इधर मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा ना, वो गांव है तो आप गांव का जानो, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से चलना है। और फिर एक दिन के लिए तुम आई नहीं हो, पूरा 1 महीना रहना है, तो अपने आप को बदल लो माँ जी। और बार बार बेटे बहू के मुंह से 1 महीने की बात सुनकर बिमला देवी बड़ी दुखी हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है वह अपने बेटे बहू के घर में बोझ बनकर आई हैं, जिसे वह एक एक दिन करके काट रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह उनके बेटे बहू का घर है। बिमला जी चुपचाप से अपने बेटों का व्यवहार देख रही थी। सबसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी हैं। अब दूसरी बहू के इधर रह रही हैं, और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन बिमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं खाई, खाने का बहुत मन हो रहा है, तुम कहो तो रसोई में मैं ही बना देती हूँ। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता है, ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही पोते की, वह तो कढ़ी को देखकर ही नाक मुँह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ ही छोले भटूरे खा लेना। तब बिमला जी बोली, बहू छोले भटूरे तो बहुत भारी होते हैं, उनसे मुझे पेट में गैस बनती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरई या लौकी ही बना देना, मैं उसी से रोटी खा लूँगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। बिमला जी अपनी थाली से छोले निकालकर एक कटोरी में दूध लेकर आ गईं, तो बहू ने चिल्लाते हुए कहा, माँ जी तुमने किससे पूछकर दूध लिया? तुम्हें पता है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध में सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। दूध की कटोरी वह बिमला जी से छीनकर बहू रसोई में वापस रख देती है। ना चाहते हुए भी बिमला जी को छोले भटूरे खाने पड़े। खा तो लिए बिमला जी ने, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हो गया, उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो नेहा बहू चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अगर तुम पहले से बीमार थी माँ जी, तो अपनी छोटी बहू बेटे के इधर ही इलाज करा कर क्यों नहीं आई? अब इधर तो हम तुम्हें अपने पास में रखें और तुम्हारा इलाज भी कराएं। बहू की बात सुनकर बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने बेटे बहू के घर में एक गोली के लिए तरस गई। बड़ी मुश्किल से बिमला जी का 1 महीना अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर में कटता है। अगला महीना शुरू होने के 2 महीने पहले ही दूसरे नंबर के बेटे का फ़ोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरे सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है, भैया भाभी घर पर ही हैं, इसलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूमकर वापस आ जाएंगे तब अगले महीने हम माँ को अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात का पता चला तो वह कहता है, अच्छा यह भी कोई बात होती है, इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी तो मैं अपने पास कैसे बुला लूँ? वैसे भी मेरे बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और नैना और बच्चे अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए, मैं 1 महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फ़ोन काट देता है। उधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फ़ोन करने लगे।
जिस बहू के घर में बिमला जी थी वह घबरा कर अपनी दोनों जेठानियों को फ़ोन करती है और कहती है, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो कि अम्मा जी किसके पास आएंगी। कल ही 1 तारीख है, भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाएं। बहू बेटे का व्यवहार बिमला जी से छुपा नहीं था। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी दुखी थी और दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति को याद करने लगी। कहने लगी, आपको गए हुए अभी 3 महीने हुए हैं और मेरा क्या हाल हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया है जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। बिमला जी को अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। 4 महीने पहले तक वह गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा सा घर था, लेकिन बहू बेटों के शहरों के पक्के मकान से भी बड़ा सुकून देने वाला था गांव में बिमला जी के पति राम बाबू की ज़मीन थी। वह उसी पर खेती बाड़ी खुद किया करते थे और खेती बाड़ी के पैसे से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें खूब मेहनत की, जिससे कि हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी नहीं करनी पड़े, वे आराम से नौकरी करें। इसलिए पति पत्नी दोनों मिलकर बहुत कड़ी मेहनत करते थे और सोचते थे हमारे बेटे नौकरी करेंगे और आराम से रहेंगे, और उनकी मेहनत रंग लाई। 2 बेटे पुलिस में हो गए, 1 बेटा बैंक में, 1 बेटा स्कूल में अध्यापक था। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबू और बिमला जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि अब तो उनके चारों बेटा सरकारी नौकरी पर थे। सरकारी नौकरी पर लगने से चारों के विवाह भी समय पर हो गए और कुछ दिन बाद बेटे बहुओं को लेकर शहर में चले गए और वे दोनों पति पत्नी अपने गांव में रह गए। क्योंकि बेटों की नौकरी शहर में लगी थी तो बहुओं को साथ में आना था। एक बार जो रामलाल जी बिमला जी से बोले कि चलो भाग्यवान, अब तो हम भी अपने बेटों के पास शहर में चलते हैं, वहीं रहेंगे अब आराम से अपने बहू बेटों के पास शहर में ही। तो बिमला जी ने मना कर दिया, अभी से हम बहू बेटों के पास जाकर क्या करेंगे, उन्हें आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं, क्यों बहू बेटों को परेशान करना। तभी रामलाल जी बोले, बिमला, मैं सोच रहा हूँ कि पहले यह घर है जो कच्चा है 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर आराम से अपने पक्के घर में हम रहेंगे, तुम्हारे भी कुछ काम आ जाएंगे। इसके लिए बिमला जी तैयार हो गई। और उधर जब बहू बेटों को पता चलता है कि पिताजी गांव में घर बनवा रहे हैं तो वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, पिताजी अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, 2 कच्चे कमरे बने हुए तो हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त हैं, फालतू का खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामलाल जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वह बिमला को कुछ इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। रामलाल जी के जाने के बाद उनके चारों बेटे बहुएं कुछ दिनों के लिए गांव आए और 13वीं करने के बाद चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करने लगे कि गांव में पिताजी की जितनी ज़मीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं हैं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है बिमला जी की, हम गांव का घर और खेती को बेच देंगे तो फिर माँ किसके साथ रहेगी। कहने को तो बिमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रहे थे कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेगी। बिमला जी चुपचाप अपने बहू बेटों की बातें सुन रही थी। तभी दूसरे नंबर का बेटा बहू कहते हैं, ऐसा करते हैं हम 1-1 महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे, वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं। लेकिन जब बेटे ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है पिताजी जाने से पहले ज़मीन माँ के नाम कर गए हैं। घर आते ही बेटे चारों अपनी माँ पर बरसते हुए कहते, माँ जी, पिताजी ने ज़मीन आपके नाम कब करवाई,
और हमें बताया भी नहीं। तो माँ कहती है बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ज़बरदस्ती कुछ दिन पहले ज़मीन मेरे नाम कर गए। इस बात को सुनकर चारों बेटे बहुएं भड़क जाते हैं, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। इसलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, माँ को एक एक महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर गांव आएंगे और माँ के नाम जो ज़मीन है उसे बेचकर हम चारों भाई आपस में पैसे बांट लेंगे। और सबसे पहले बिमला जी को उनके छोटे बेटे बहू अपने साथ ले गए। अभी वह दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में है। बेटे बहू के घर में अगर इस तरह से रहना पड़ा तो यह तो नरक से भी कम नहीं है। हर तरह की पाबंदी है, ना तो बहू समय से खाना देती है और ना ही कोई घर में उनसे बात करता है। बहू बेटे मुझसे बात करने की उन्हें फुर्सत ही नहीं है। कोई मुझसे मेरा दर्द पूछने नहीं आता। तुम्हें क्या तकलीफ़ है माँ? अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटे बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज़ आती है, अरे माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। जब बिमला जी नीचे आई तो उन्होंने देखा उन्हें कोई भी लेने नहीं आया था। बिमला जी बोली, बहू बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आया है, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? तब बहू कहती है, नहीं आए तो क्या आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया है माँ जी, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे से आपका बेटा तैयार होकर आ रहा है, वह बड़े बेटे के घर में आपको छोड़कर आएगा। अपनी बहू की बात सुनकर बिमला जी कुछ नहीं कहती, बस अपनी आँखों में आ चुके आंसुओं को चुपचाप पोंछ लेती हैं। 4 बेटे बहुएं होते हुए भी आज उनकी क्या हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग कहते थे कि बुढ़ापे पर तुम राज करोगी। क्या यही राज होते हैं? खैर बिमला जी छोटे बेटे के साथ सबसे बड़े वाले बेटे के घर पहुंच गई। देखा तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें चल ही गया था कि देवर जी माँ जी को लेकर इधर आने वाले हैं। उन्होंने ही बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू रीता कहती है, माँ जी तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। बिमला जी अंदर पूरा घर देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। तभी बिमला जी कहती हैं, बेटा तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? तो बहू कहती है, माँ जी मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगाकर ही जाऊँगी। तो बिमला जी कहती हैं, बहू अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखते रहूँगी। तब बड़ी बहू कहती है, तो तुम्हारे लिए ही ताला लगा कर जा रही हूँ माँ जी, मेरी पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। बिमला जी अपनी बहू से अपमान का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद बिमला जी रसोई में गई तो रसोई का ज़्यादातर सामान ख़त्म था। थोड़ी से चावल और आटा और दाल पड़ी हुई थी। बिमला जी बोली, बहू रसोई में ज़्यादातर सामान तो ख़त्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके में तुम और बच्चे ही जा रहे हो, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे, 2 लोगों का खाना बनेगा। तो बहू बोली, माँ जी इनको तो मैंने बोल दिया है ऑफिस की कैंटीन में नाश्ता करेंगे और वहीं खाना खाएंगे, घर पर खाने की और बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़े से चावल आटा और दाल पड़ी हुई है, दाल रोटी चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों की बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। अभी खरीद के जाऊंगी तो आप खा पी कर सारा चट कर जाओगी। इतना कहकर बहू बैग उठाकर मायके के लिए चली गई। बहू के जाते ही एक दिन बिमला जी अपने बेटे से कहती है, बेटा जब से मैं गांव से आई हूँ 2 ही जो साड़ी पहन रही हूँ, उनमें से भी एक साड़ी कील में उलझकर फट गई है, मुझे एक नई साड़ी दिला दो बेटा। बड़ा बेटा झल्लाते हुए कहता है, माँ जी वैसे भी घर में इतने खर्चे हैं, ऊपर से तुम्हें साड़ी दिलाओ, यह सब मुझसे नहीं होगा।
बिमला जी सोचने लगती हैं, बेटों के पैदा होने पर जहाँ मैं इतराती थी कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे हाथों पर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो 4 बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही है। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि मैंने 4 बेटों को पाल लिया। नौकरी पैसा होते हुए भी बेटे एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। उसके लिए एक दवाई या एक साड़ी लाने में भी आनाकानी करते हैं। अब बहुत हुआ, मैं यह सब सहन नहीं करूँगी। मैंने एक महीने 3 बेटों बहुओं के पास रहकर देख लिया। अब मुझे चौथे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ आ गया है। अब मैं बहू बेटों का अपमान सहन नहीं करूँगी। बिमला जी ने एक निर्णय लिया। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास बिमला जी का 1 महीना बड़ी मुश्किल से कटा और महीने के अंत में फिर से बहुएं आपस में फ़ोन करने लगी और ऐसे लगता है कि उनकी सास नहीं उनकी आफत आ गई हो। लेकिन बिमला जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास जाना नहीं चाहती थी। तब बेटा बोला, माँ आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। तब बिमला जी बोली, नहीं बेटा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। तो बेटा बोला, क्यों नहीं जाओगी, जब हम सब ने तय किया है माँ कि 1 महीने सबके पास रहोगी, तो तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत क्या है। बिमला जी बड़ी ही सोच समझकर बेटे को जवाब देती हुई कहती हैं, अगर उन लोगों से अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे, फिर उन्होंने जो सोचा वह नहीं कर पाएगी, इसलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा मैं सोच रही हूँ, गांव का घर बहुत दिन से खाली पड़ा है, दिवाली का समय भी आ रहा है, घर में और आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी, जाकर गांव में घर की साफ सफाई कर लूँगी, फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी आना है, तो पूरा घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर बिमला जी एक सुकून की सांस लेती हैं और उनकी समझ में आ जाता है यही उनका असली घर है। इस 1 महीने में बिमला जी ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। गांव की ज़मीन जो उनके पति ने उन्हीं के नाम पर कर गए थे, उसी में से 5 बीघा ज़मीन को बिमला जी बेच देती हैं और उन पैसों से वह कच्चे कमरों के सामने ही आंगन में एक बहुत सारी जगह पड़ी थी, वहाँ पर अपने लिए 2 कमरे बनवाती हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए एक इन्वर्टर भी बिमला जी ने अपने लिए खरीद लिया। कमरे में एसी भी लगवा लिया, दूसरे कमरे में कूलर भी लगा था। बिमला जी ने गांव में अपना ऐसा घर बनवाया था कि उनके अकेले के लिए वह पर्याप्त था और बहू बेटों के घर से ज़्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया बिमला जी को पता ही नहीं चला। दिवाली के 4 दिन पहले ही बेटों का फ़ोन आया कि माँ हम चारों भाई गांव आ रहे हैं, तुमने तो घर की साफ़ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतज़ाम भी कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है माँ गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी ज़मीन बेचने का काम करना है तो हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही माँ। दिवाली पर वैसे भी हम सब की छुट्टियाँ हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टियाँ लेकर गांव आ रहे हैं। बिमला जी कुछ नहीं कहती और अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ जाते हैं और गांव में जब उन्होंने पूरा एक पक्का पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए कहते हैं, माँ यह कमरा किसने बनवाया और इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी क्या? गांव में फालतू का पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? बिमला जी कड़क आवाज़ में कहती हैं, मैंने बेटा 5 बीघा ज़मीन बेच दी और उसी के पैसों से अपने लिए यह घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तब बेटा कहते हैं, क्या माँ
तुमने ज़मीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़मीन बेचने की? बिमला जी बोली, क्यों बेटा, ज़मीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की ज़रूरत थी। मुझे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता था, क्योंकि बरसात के समय उनमें पानी टपकता है। इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए यह छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम लोगों से तो मैंने पैसे नहीं लिए ना। बेटा कहने लगा, माँ तुमने सही नहीं किया। चारों बहू बेटे बिमला जी पर भड़कने लगे। बिमला जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारे पिताजी ज़मीन मेरे नाम कर कर गए थे। ज़मीन मेरी है, मैंने बेच दी। तुम लोग इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिमला जी के मन में कहीं ना कहीं बहू बेटे का व्यवहार इस तरह से दुखी था कि उसकी चीज़ उन्हें बार बार दर्द देती थी, दुख देती थी। जब भी वह बहू बेटों के पास रहने के समय को याद कर लेती, उनकी आंखों में आंसुएं आ जाते थे। आखिर गांव आकर उन्होंने सोच लिया था, जब मेरे पति मेरे लिए मेरे नाम ज़मीन कर कर गए हैं, तो मैं क्यों ना अपना जीवन गांव में ही आराम से व्यतीत करूं। मेरे पति बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर गए हैं। जब उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा है, तो मैं भी उनकी सोच पर पानी नहीं फेर सकती हूँ। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो ज़मीन बुढ़ापे में मेरे नाम कर गए और वह अपने कमरे में चली जाती हैं। पीछे से बेटे अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ दूसरे कमरे में ताला क्यों लगाया है, उनको भी खोलो। बिमला जी कहती हैं, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया, जाओ सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जाकर रहना। क्यों? बेटा कहने लगे, माँ आप पक्के कमरों में रहोगी और हम उन कच्चे कमरों में जाकर रहेंगे, क्या समझ रखा है हमें? बिमला जी कहते हैं, वही जो तुम सबने मुझे समझ रखा था। जब मैं तुम्हारे घर में गई थी, तो तुमने भी मुझे स्टोर रूम में सोने के लिए दिया था। खुद एसी वाले कमरों में सो जाते थे, मुझे ऊपर का स्टोर में मच्छर काटते थे, वहाँ सोने के लिए जगह देते थे। तो आज जब तुम लोग मेरे घर आए हो, तो मैं तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं दे रही, बल्कि कच्चे कमरे जो कि साफ़ सुथरे हैं, जिसमें बैठने की और लेटने की जगह है, वह दे रही हूँ। जा कर के अपना सामान उधर ही जमा लेना। तब बेटे कहते, अरे माँ क्यों फालतू की बातें करने लगी हुई हो? तो बड़े बेटे ने कहा, चलो माँ इस कमरे में ना सही तो दूसरे वाले कमरे में जिसमें ताला लगा है उसकी ही चाबी दे दो। तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूँगी। माँ के तेवर देखकर बहू बेटे दंग रह गए, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई में बिमला जी खाना बनाकर खाने लगी, साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। बहू बेटे जब खाने के लिए उनके पास आए, तो बिमला जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है, अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए बना लो, मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते? गांव में आए थे पिताजी की ज़मीन बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन बिमला जी ने अपनी रसोई में बहुओं को खाना नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन बिमला जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात में मच्छरों ने काटकर चारों बहू बेटों का बुरा हाल कर दिया। बहू बेटों को इस तरह परेशान देखकर एक पल को बिमला जी को लगा वह अपने बहू बेटों के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें अपने बगल वाले कमरे में ही बुला लेती हैं। लेकिन दूसरे पल उन्हें बेटे बहू का व्यवहार याद आ गया, जो उन लोगों ने अपने घर में बिमला जी के साथ किया था। वह वापस से अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि बिमला जी के चारों बेटे बहू आए हैं, तो वे उनसे जाकर मिलने लगते हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, अब दिवाली करके ही जाना, तीज त्योहार अपनी माँ के साथ ही किया करो,
क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेली रह गई है। अब जब 4 लोगों ने इस तरह से कहा और वैसे भी वह सभी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, वापसी के टिकट भी करा के आए थे, इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते थे। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की तो गर्मी की छुट्टियों की वजह से अवेलेबल ही नहीं था। मन मारकर उन सभी को घर में रुकना पड़ा। बिमला जी को सुबह 5 बजे उठने की आदत थी। वह सुबह 5 बजे उठ गईं और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से बेटे बहू सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए और बोले, क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी और तुमने शंख बजाकर जगा दिया। इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? बिमला जी ने कड़क आवाज़ में बेटों से कहती हैं, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में मैं 5 बजे उठती थी तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया, लेकिन मेरे घर में मैं मेरे हिसाब से उठूँगी और मेरे घर में तुम लोगों को भी मेरे हिसाब से ही उठना पड़ेगा। बिमला जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही बिमला जी तैयार होकर बाजार जाने लगीं तो बेटों ने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ, और तुमने कमरों को ताला क्यों लगा दिया? ताला लगा कर जाने की क्या ज़रूरत है? हम कोई चोर नहीं है माँ, जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे, और फिर यह घर हमारा भी तो है। तो माँ कहने लगी, बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है। जब तुम्हारे घर में आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी। तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरा घर माँ का घर भी हो सकता है। बिमला जी अपने बेटों को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बहू बेटों ने उन्हें एक एक रोटी, एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह। अपने बहू बेटे के घर में होते हुए भी उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया था उतना कभी नहीं किया था। ना तो कोई उनसे बात करता था और ना ही कोई उनकी बात सुनता था। बाजार से आने के बाद बिमला जी बहू बेटों को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती हैं, यह देखो, पूरे 3000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 3000 सुनते ही बेटे भड़कते हुए कहने लगे, माँ, इतनी महंगी साड़ी लाई हो, बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी ज़िंदगी तो इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने जो अब खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आती फालतू के पैसे बर्बाद करते हुए? बिमला जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए अपने लिए लाखों खर्च कर लोगे, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लाने के लिए तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का, जो दूर की सोच कर मेरे नाम जमीन कर कर गए थे। कम से कम बुढ़ापे में आराम से तो रहूँगी और मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूँगी। उन पैसों के दम पर मैंने अपनी सारी सुख सुविधाएं समेट ली हैं। ज़रूरत पड़ी तो किसी को पैसे देकर अपनी सेवा भी करा लूँगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ का जो बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे वही उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें अब समझ में आ गया, माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर चलने में भलाई है। वे माँ से माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं, माँ, माफ़ कर दो और हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे, अब शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तब बिमला जी कहती हैं, मुझे शहर जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने शहर कोई गांव में बुला लिया है। बताओ मेरे घर में क्या कमी है? और अगर तुम्हारे लोगों के मन में मेरी सेवा करने का इतना ही भाव है तो जो भी बहू बेटा मेरे पास आकर 10-15 दिन भी रहेगा उसे मैं अपनी ज़मीन में से जो पैसे आते हैं उससे थोड़ी बहुत मदद करती रहूँगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूँगी। अब यह हाल हो गया कि हर 2 महीने में कोई ना कोई बेटा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर माँ के पास गांव आ जाया करता और उनके खाना बनाकर खिलाकर उनकी सेवा करता।
और उसके बदले में बिमला जी उनकी खेती के पास से जो पैसे आते उसमें से थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बाद में तो वह बेटों के नाम हो ही जाएगी, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक तो शान के साथ रहिए, वरना 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं होने के बाद भी बिमला जी का क्या हाल हुआ था यह तो हमने देख ही लिया। लेकिन बिमला जी ने जो जैसा निर्णय लेना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।